नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। हाजिर है मुद्दे की बात के साथ। आज बात हम करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत और संग्राम की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद अब नई सरकार का गठन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, 35 और नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनावी लड़ाई भी खत्म हो गई है? क्योंकि बंगाल की सियासत में संग्राम अब भी जारी है। एक तरफ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि राज्य में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था दोनों को अब ठीक किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। ताजा विवाद उस वक्त और गहरा गया जब तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के काफिले को रोकने और उनके साथ धक्का मुक्की की खबरें सामने आई। इससे पहले तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी पर भी कथित हमले का मामला राजनीतिक गलियारों में गरमाया रहा। इन घटनाओं के बाद ममता बनर्जी, जो कि टीएमसी की सरकार में 15 साल तक मुख्यमंत्री थी, टीएमसी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाया। सवाल है कि आखिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा का ये जो सिलसिला चल रहा है वो कब थमेगा? क्या सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का ये हिस्सा है या फिर वास्तव में लोकतांत्रिक मर्यादाएं टूट रही हैं? क्या विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है या फिर हिंसा के आरोपों के पीछे भी सियासी रणनीति काम कर रही है? बंगाल का इतिहास राजनीतिक संघर्षों का रहा है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है वो कई सवाल भी खड़े करती है। चुनाव खत्म होने के बाद सड़कों पर अगर टकराव हो, नेताओं पर हमले के आरोप लगे, सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाएं, तो आखिर इसकी कीमत कौन चुका रहा है? तो आज मुद्दे की बात में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे अपने मेहमानों से कि क्या बंगाल में बीजेपी पर पार्टी तोड़ने की कोशिश का जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही है, क्योंकि एक मामला यह भी है कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी में भगदड़ है, टीएमसी में लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, उनकी विधायकों की बैठक हो रही है, उस बैठक में विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं। ममता बनर्जी की एक बैठक उन्होंने बुलाई थी विधायकों की, उसमें से 80 में से 60 ही विधायक पहुंचे थे। तो अब ये सवाल है कि क्या ये सब जो दिखाई दे रहा है वो जो चुनावी हार के बाद जांच और कार्रवाई हो रही है उससे नेता और कार्यकर्ता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अपनी पार्टी से दूरी बना रहे हैं, अपनी नेता से दूरी बना रहे हैं? और साथ ही क्या बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमले को जनाक्रोश कह देना भर ही सही है या उसके पीछे की वजह क्या है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जनता का गुस्सा इस समय टीएमसी नेताओं पर फूट रहा है। पहले टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हमला और अब रविवार को सांसद कल्याण बनर्जी पर कथित तौर पर हुए हमले को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को लेकर बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने राज्य की शुभेंदु सरकार पर तीखा हमला किया है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को पूरी तरह से ड्रामेटिक बताया है। साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि टीएमसी ने 15 सालों तक बंगाल की जनता को लूटा है। अब जनता जाग गई है और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। ये सबने देखा है ना, कभी उनको किसी ने मारा ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतने सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनके व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। मोहा मैत्रा और एक एमपी है, इनके साथ इनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। तो पब्लिक उन पर काफी गुस्से हैं। ये टीएमसी वालों ने जो कुकर्म किया है, टीएमसी वालों ने जो अत्याचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, बंगाल की जनता का आक्रोश है। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी पर भी लोग गुस्सा में कुछ फेंक फाक कर रहे हैं और कल्याण बनर्जी को भी उसका
खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे चीजों को अप्रूव नहीं करता हूं। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने टीएमसी के दोनों नेताओं पर हुए हमले को लोकतंत्र की हत्या बताया है। विपक्ष ने राज्य की शुवेंदु सरकार पर टीएमसी के खिलाफ भड़ास निकालने का भी आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, ये शर्मनाक है और ये दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूं कि वो तहकीकात होने दीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ये ज्यादा बड़ी चुनौती है। नहीं, इस तरह के हिंसा का कोई हम लोगों के संविधान में और जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। टीएमसी सांसदों पर हुए हमले को लेकर देश का पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी संस्थापक अरविंद केजरीवाल, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने दुख जताया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। टीएमसी ने दोनों घटनाओं के लिए बीजेपी समर्थकों को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की राजनीति बताया है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी से जुड़े घटनाक्रम ने एक बार फिर बंगाल में राजनीतिक टकराव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के इस हालात पर। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वहां पर सत्ता में आई है। सरकार का गठन हुआ और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। मंत्रिमंडल भी बड़ा भरा पूरा हो गया है और कई फैसले भी लिए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में रही है, भारतीय जनता पार्टी जिसको अपनी चुनाव में मुद्दा उसने बनाया था और चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी लगातार उस मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल में जनता के बीच जाती रही है, कानून और व्यवस्था का मुद्दा। तो कानून और व्यवस्था का की क्या स्थिति है, क्योंकि अब विपक्ष के जो लोग हैं, जो नेता हैं, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हों या कल्याण बनर्जी हों, उनकी जो तस्वीरें आई, उनके साथ जो धक्का मुक्की हुई, मारपीट का जो भी आरोप लगाया गया, तो ये सब क्या है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे। तापोश पाल जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर हेमंत गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। तापोश जी, चर्चा हम लोग लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद, आपकी सरकार बनने के बाद चर्चा हम लोग पश्चिम बंगाल की बेहतरी के लिए करते रहे। आप विश्वास भी जताते रहे हैं, कई फैसले आप लोगों ने लिए हैं जनता के हित में। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कानून और व्यवस्था का मुद्दा, वो चुनाव के बाद भी दिखाई दिया और अब भी सरकार के गठन के बाद भी दिखाई दे रहा है। अब तो निशाने पर राजनीतिक दल के जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग आ गए हैं। कैसे ये सब रुकेगा, क्या हो रहा है ये सब? देखिए, तो आज विश्व ब्राह्मण दिवस है। समस्त ब्राह्मण समाज को विश्व ब्राह्मण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब और आज विश्व माता पिता दिवस भी है, 1 जून को, उसकी भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें आज जिस तरीके की भूमिका बांधी जा रही है और जिस तरीके की चीजों को कहा जा रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक चीज बता दूं कि देखिए, ये जो ममता बनर्जी के धरना है, ये लोकतंत्र बचाने के लिए है या पार्टी बचाने के लिए है, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। टीएमसी में बगावत और लोकतंत्र की हत्या, ये दोनों चीजें हो रही हैं। और पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक भूचाल आया है, उसका एक तरफ ममता बनर्जी लोकतंत्र बचाने के नाम पर धरना प्रदर्शित कर रही है, दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी में 2 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। विधायक और ये क्यों हुआ वो मैं बता रहा हूँ। विधायकों ने कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर पर सवाल उठाए, उसके बाद एफआईआर उनके ऊपर, उसके बाद फिर उन्होंने जो ये सवाल उठाए उसके बेसिस पे एफआईआर हुआ। एफआईआर जैसे ही हुआ तो फिर उसको सीआईडी जांच उस पर शुरू की गई और ये जो जांच की आंच है ये अभिषेक बनर्जी तक पहुंची। अभिषेक बनर्जी को समन किया गया, उसके बाद इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया। अब देखिए, सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या टीएमसी से सवाल पूछना गुनाह है?
या हम ये कहते हैं कि क्या टीएमसी में सवाल पूछना गुनाह है? क्योंकि सीआईडी ने सवाल पूछा अभिषेक बनर्जी से, तो वो नहीं पूछ सकते हैं। और जो 2 विधायक हैं उन्होंने कहा कि मेरा फर्जी हस्ताक्षर किया गया है, उस पर भी जो है नहीं पूछ सकते हैं। तो क्या टीएमसी से सवाल पूछना गुनाह है या टीएमसी में सवाल पूछना गुनाह है? इसका जवाब आज टीएमसी को देना पड़ेगा। तो क्या इसी की वजह से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ? नहीं, अभिषेक बनर्जी पर हमला तो उन्होंने, उनके खुद के लोगों ने किया है, हमने किया है क्या? जो लोग पकड़े थे वो टीएमसी के लोग निकले थे। और एक बात बताइए, कोई हमला होगा, इतना महंगा अंडा है, कोई अंडे से करेगा? अंडे का इसीलिए प्रयोग किया गया कि जिससे उनको चोट न लगे। और एक बात बताइए, ये क्रिकेट का हेलमेट वहां पे कैसे पहुंच गया? वहां क्या लोग क्रिकेट खेलते हैं क्या कि कॉर्क की बॉल से वहां पे खेला जाता है क्रिकेट? हर एक जगह क्रिकेट इतना फेमस है कि तुरंत क्रिकेट का वहां पे जो है हेलमेट मिल गया। ये सब इनके बनाए हुए लोग हैं, ये इनके बनाए हुए रणनीति है। मैं बता दूं एक चीज, क्या चुनावी हार के बाद टीएमसी में अंदरूनी विद्रोह फूट पड़ा है, ये सबसे बड़ा, ये 3 सवाल। ठीक है, इस पर भी हम आएंगे। एक जरा जो अभी लॉ एंड ऑर्डर पर हम लोग बात करें, जो वर्तमान स्थिति, उस पर भी हम जरा रिएक्शन ले लें। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, हेमंत गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक और नीरज राय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नीरज जी आपका, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए। हेमंत जी, आपके पास सवाल आप दोनों लोगों से एक ही। पहले हेमंत जी आप बताइए कि क्या बंगाल में टीएमसी नेताओं पर जो हमले हो रहे हैं उसे जनाक्रोश कहना सही है? निश्चित रूप से जो हालात अभी वर्तमान स्थिति में पश्चिम बंगाल की है और जिस पार्टी के साथ ये घटनाएं घट रही हैं, तो उसको लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं कर सकते आप। इस बात को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब आप खुद को लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर या लॉ से ऊपर समझने लगते, तो जब आपके दिन नहीं छूटे या दिन आपके बीत जाते, तो आपकी हालत वही होती है जो आप दूसरों पर अमल कर रहे थे। आज टीएमसी की हालत वही है जो पहले टीएमसी लोगों पर अत्याचार करती थी। तो ये लोगों का जो जनाक्रोश फूटा है वो टीएमसी के खिलाफ फूटा है। इसमें किसी पार्टी को या वर्तमान सरकार को दोष देना ये निराधार होगा, क्योंकि आप कहते हैं ना कि एक कहावत भी है कि जो आप बोएंगे वही फल काटेंगे। तो वही फसल टीएमसी काट रही है। इन्होंने जो जन विरोधी कार्य किए हैं, अब बताइए, गरीबों से जो पैसे आप दे रहे थे उसमें कट मनी लेने का काम करते थे। अगर वो घर बना रहे तो उनके अलाउंस जो होते थे, पीएमवाई योजना, जिसको मकान बनता था तो वो उसके लिए भी पैसे आप मांगते थे। फिर मकान अगर आप बेच भी रहे हैं तो उसके लिए भी आप उनके लोगों को ही बेचेंगे और उनके शर्त पर बेचेंगे, उनके रेट पर बेचेंगे। तो हर लोग दुखी थे, लगातार रेप्स हो रहे थे, लगातार किडनैपिंग की घटनाएं घट रही थी, कई तरह के कांड ऐसे घट रहे थे जिसके वजह से लोग दुखी थे। कभी लोग कहते थे कि क्या इसको डिफेंड किया जा सकता है इस सिचुएशन को? ये बातें हो रही है ये स्वाभाविक है। इसको लॉ एंड ऑर्डर इशू करके पार्टियां, चूंकि ठीक कहा अभी पाल साहब ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया और ये बहुत मार्केबल बात है कि जब जनाक्रोश के मामला आ रहे थे और सामने अंडे फोड़े जा रहे थे, तो अचानक वो एक हेलमेट, क्रिकेट के मैदान का हेलमेट कहाँ से आ जाता है, ये क्वेश्चन उठता है। तो क्या ये अब उनका सेल्फ क्रिएट किया हुआ प्रोपेगेंडा ताकि पब्लिक का सेंटीमेंट अपनी तरफ खींचे? तो ये हुआ कि पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक फॉर्मूला हुआ और ये कहे कि हम सेफ गार्ड के लिए चले जाए, लॉ एंड ऑर्डर के बीच में हम आ जाए ताकि हमारे फ्यूचर में कोई किसी तरह का कोई हमला ना हो। तो अपने आप को बचाने के लिए ये क्रिएट किया गया फॉर्मूला आज के दिन में दिख रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आज बीजेपी जो काम कर रही है, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, यूपी सरकार में देखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसमें सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को जो राजनीति में अपराधीकरण करते थे उनके साथ ही ऐसा हुआ, लेकिन जो लोग वहाँ लीडर्स हैं उनके साथ कभी ऐसा दुर्व्यवहार बीजेपी की सरकार ने नहीं की। तो जो मैं आंकड़ा देख रहा हूँ पूरे देश में बीजेपी सरकार के, तो ये कहना कि वो टारगेट करके किसी पर करती है, मुझे तो अभी तक की राजनीति में और अभी तक के जर्नलिज्म में बीजेपी के ऊपर ये आरोप मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो अगर बीजेपी, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर में शामिल नहीं होगा सर? अगर सड़क पर कुछ इस तरह की घटना होती है तो जिम्मेदारी तो है ना कि उसको ऐसी घटनाएं न हो, क्योंकि तो फिर आगे ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा।
नहीं, तो आपको इस तरह के लीडर्स को जब भी कहीं जाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन लोकल तंत्र को जरूर देना चाहिए, पुलिस को देना चाहिए, प्रशासन को देना चाहिए कि आपका मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है। तब अगर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर अगर या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं करते तब आप क्लेम लगा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप ऐसे नेता हैं जिस पर ये चीज हो सकती है और आप विदाउट हैविंग और गिविंग एनी इंफॉर्मेशन टू दी अदर पार्टी और दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपके विरुद्ध में जनाक्रोश क्या जन भावना जो आपके विरुद्ध, तभी तो आपके वोट नहीं मिले, तभी तो आपके पक्ष में सरकार नहीं आई। तो जब इस तरह की सिचुएशंस होती है तो उनके लीडर्स को लोकल पुलिस स्टेशन को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए और तब अगर मदद नहीं मिलती तो लॉ एंड ऑर्डर इशू माना जा सकता था। नीरज जी आप इस जो सिचुएशन है, जो अभी कुछ हो रहा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार पर कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है और टारगेट करके इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो अभिषेक बनर्जी का मामला हो या फिर कल्याण बनर्जी का मामला हो। और इसको लेकर कल खुद मुख्यमंत्री भी सड़क पर, माफ करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सड़क पर उतरने वाली हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरने वाले। इस पूरी सिचुएशन को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? विजय जी, यह टीएमसी ही नहीं, किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ ऐसी दुर्भावनापूर्ण दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आज टीएमसी चुनाव हारी है, वैभव जी की बातों से सहमत हूं कि वहां पर टीएमसी हारी है, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है। तपस जी के बातों से भी मैं सहमत हूं कि वहां पे हेलमेट कैसे आ गया। अब आइए, अगर टीएमसी सत्ता में थी, सत्ता से हटी है तो समय, पैसा और महानता कभी अस्थायी रहने वाली चीज नहीं है। कल के समय में भाजपा भी अगर पदच्युत होती है, इतनी दुश्वारियां हैं और इतनी समस्याएं हैं जो कि लोगों की समझ में आ चुका है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है, तब तो धरती छूटी पड़ जाएगी विजय जी। और रही बात वहां पर उन्होंने नौटंकी किया है, तो अब वहां पर भाजपा सत्ता में नहीं, भाजपा विपक्ष में नहीं है, सत्ता में है। अब तक तो पूरा जांच रिपोर्ट सामने आ जाना चाहिए कि अभिषेक बनर्जी ने गलत क्या किया। लाइन ऑर्डर आपके साथ में है, एलआईयू वहां पर, सीबीसीआईडी सब कुछ आपके हाथ में है। और वैभव जी एक बात बोल रहे थे कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो है जनता की वहां पे आक्रोश है, जन आक्रोश है और ममता बनर्जी ने बहुत गलत किया। तो शायद वैभव जी बोलते बोलते भाजपा की नहीं, वैभव हेमंत जी, ये भाजपा की जग हंसाई करा गए, क्योंकि 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विजय जी। और जब जब चुनाव आते गए हैं तब तब आरोप लगते गए हैं और आरोप लगने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद वह आरोप ठंडे बस्ते में चले जाते थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि 321 हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी ममता बनर्जी की सरकार में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र में थी? तो क्या हमें जो जानकारी है कि हमारी संघीय व्यवस्था ने ऐसा अधिकार दिया हुआ है कि जब जब राज्य निरंकुश हो तो केंद्र की सरकार उस पर अंकुश लगाए, और अंकुश लगाना राष्ट्रपति शासन लगाना ही नहीं है, 500 से ऊपर हमारे पास नियम कानून है जिससे कि हम अंकुश लगा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यह बताने का काम करेगी मोदी जी और अमित शाह की सरकार ने कितने मामलों पर अंकुश लगाया, कहां कहां पर कार्यवाही करा, नहीं किया। इसका मतलब कि सिर्फ एक राजनीतिक अखाड़ा है और ये जो चीजें चल रही है अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के ऊपर, मुख्य मुद्दों से दिमाग ध्यान को डाइवर्ट करना है। मुख्य मुद्दा क्या है, अब इस पर मैं बात करूंगा। आपको याद होगा कि 45 दिनों के अंदर, 45 दिनों के बाद पूरा घुसपैठी बाहर हो जाएंगे। अरे जो 12 सालों में 5000 घुसपैठियों को निर्वासित नहीं कर सके डिटेन करने के अलावा, वो 45 दिनों में कैसे घुसपैठियों को बाहर कर देंगे? दूसरी आई ये चीज पे, इन्होंने कहा था कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, अच्छी बात है देते हैं, तो क्या देश के अंदर आपने नौकरी दे दिया? उत्तर प्रदेश में सीधे 35 लाख पद खाली है। और भाई ये तीसरी चीज है, हमने महिलाओं को फ्री बस सेवा दे दिया। दिल्ली की महिलाएं 2500 रुपया ढूंढ रही है, राजस्थान के लोग 500 रुपया में सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। अब बताइए इन मुद्दों से ध्यान कब भटकेगा? ठीक है, अब इसका जवाब तापस जी से ले लेते हैं। तापस जी जरा जवाब दे दीजिए आप इनका। जो बोल रहे थे वो तो चर्चा इसी पर कर रहे हैं। दो
अगर पार्ट में अगर ये वर्तमान में जो टीएमसी के अंदर चल रहा है या पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है उसको अगर हम देखें तो पहला पार्ट तो ये है कि लोगों के खिलाफ नाराजगी बताई जा रही है और ये नाराजगी लोगों की जो है वो देखने को मिल रही है। जो घटनाएं हुई हैं अब उसकी जांच होगी, उसमें सच्चाई क्या है वो साफ होगा। दूसरा जो है वो है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी से क्या ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर होती जा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो मामला आया है, घटनाएं हुई हैं, हमले हुए हैं जो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी को लेकर, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। नीरज राय ने कुछ सवाल उठाया है। तापोस जी उसका जवाब आप दीजिएगा। तापोस जी, तापोस जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी आ रही है। ये अचानक से डिस्कनेक्ट हाँ अब आ रही है सर, अब आ रही है सर आपकी आवाज। अपनी बात पूरी कीजिए, नीरज जी ने जो कहा है उसको लेकर। जी जी देखिए, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ममता बनर्जी के साथ एक देखिए, ममता बनर्जी लोकतंत्र बचा रही हैं या लोकतंत्र गवा रही हैं। बाहर ये धरना प्रदर्शन कर रही है, अंदर ये दमन प्रक्रिया चालू रखी है। और ये दोहरा चरित्र क्यों है? ये दोहरा इनकी जो फेस है, एक तरफ ये पार्टी के अंदर दमन की नीति अपना रही है, दूसरी तरफ ये बाहर लोकतंत्र बचाने के लिए धरना दे रही है। तो सड़क पर लोकतंत्र का भाषण और पार्टी के अंदर तानाशाही, ये कैसे बर्दाश्त होगा भाई? दो जो उनके खुद के सिटिंग एमएलए हैं उनको क्यों निष्कासन किया गया? उन्होंने ये कहा कि हमारा जो सिग्नेचर है वो गलत है, और इसको लेके उन्होंने जो है, क्योंकि एलओपी का जो चयन हुआ उसमें दोनों के सिग्नेचर और दोनों के हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रहे, इसको लेके उन्होंने सवाल पूछे किससे? स्पीकर से। अब इसमें आप बताइए क्या दिक्कत है? उसको लेके जो है स्पीकर ने कहा ठीक है, आप इस पे पहले एफआईआर दर्ज होगा और उसके बाद इस पे जांच होगी, जांच के लिए सीआईडी नियुक्त किया गया है। और देखिए, नेता नाराज है, विधायक निष्कासित है, तो सीआईडी जांच हो रही है, और ये जो है सड़क पे तुरंत उसी के बाद ही जो है इस तरीके के धरना प्रदर्शन ये सब शुरू कर दी। 80 विधायकों को बुलाया गया था परसों की मीटिंग में, केवल 20 विधायक पहुंचे। कोई भी इनको सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं है। जनता जैसे ही सत्ता छीनी है, अब पार्टी के लोग, पार्टी के अंदर के लोग भी इनसे जो है अपना किनारा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभिषेक बनर्जी को कोई पसंद करता नहीं है, वो तानाशाही के हिसाब से चलता है अपने हिसाब से। शुभेंदु अधिकारी भी जो निकले थे टीएमसी से, वो अभिषेक बनर्जी के चलते ही निकले थे, क्योंकि वो दूसरे दर्जे के नेता हुआ करते थे। अभिषेक बनर्जी को उनसे सीखना चाहिए, शुभेंदु अधिकारी से। शुभेंदु अधिकारी से कह दिया गया कि अभिषेक से परमिशन लेके आओ, फिर हम इस पे बात करेंगे। उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, कहा उसको कुछ मालूम नहीं है, वो आया है। तो देखिए, दिक्कत इस बात की है आज की डेट में कि जो इनके जो 2 विधायकों को निकाला गया है वो बहुत ही दुखद है। मैं आपको टाइमलाइन इसका बता रहा हूं। चरण 1, विपक्षी नेताओं एलओपी के चयन पर विवाद हुआ। विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के चयन से जुड़े प्रस्ताव पत्र पर विवाद खड़ा हुआ। 2 विधायकों ने दावा किया कि प्रस्ताव पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे। हस्तलिपि भी उनकी नहीं थी, मतलब हैंडराइटिंग इज ऑल्सो नॉट बिलोंग टू देम, और उनकी अनुमति के बिना उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। चरण 2, स्पीकर से शिकायत किया दोनों विधायकों ने और कहा कि ये जो है ये शिकायत दर्ज करिए, और इस मामले को गंभीरता को समझते हुए तुरंत जो है एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। चरण 3, एफआईआर दर्ज किया गया। कोलकाता के हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पे एफआईआर दर्ज हुआ। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया, सीआईडी को सौंपा गया। चरण 4, सीआईडी ने जांच शुरू किया, और जब जांच किया तो इसकी आंच पहुंची है संदिग्ध विधायकों के और अधिकारियों से। जब पूछताछ की गई संबंधित विधायकों से, तो उसके बाद इसकी आंच पहुंची है सीधा कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से। चरण 5, अभिषेक बनर्जी को समन दिया गया, और जांच के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सीआईडी का नोटिस भेजा गया और उनसे पूछताछ के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा गया। और 1 जून 2026 को चरण 6 में टीएमसी ने बड़ा फैसला लेते हुए ऋषभव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, इन दोनों पर निष्कासन का पर्चा थमा दिया गया और निष्कासित कर दिया। अब उसके बाद इनकी बैठक बुलाई गई। 80 विधायक में से केवल 20 विधायक वहां पहुंचे।
उसके बाद ये जो है अभिषेक बनर्जी, और जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे बंगाल का एकदम चकाचक चल रहा है। आप 4 आदमियों के साथ किसी एरिया में चले जाओ और फिर उन्हीं 4 आदमी से अटैक करवा ले अपने ऊपर, और उसका जो है डेमो दिखा दे कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। भैया, जो अटैक करेगा वो लाठी डंडे और ईंट और पत्थरों से अटैक करेगा कि अंडा फेंक के अटैक करेगा? अंडा कितना महंगा है आपको मालूम? और जिस एरिया में वो गए थे वो एरिया बीकन एरिया है। वक्ता है टीएमसी के। सुमित जी, स्वागत है आपका। हाँ, जरा बताइए कि ये क्या ये कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने खुद ये पूरा रचा और ध्यान आकृष्ट करने के लिए, सरकार पर चढ़ाई करने के लिए, और उस चाहे वो कल्याण बनर्जी पर हमला का मामला हो या अभिषेक बनर्जी का मामला हो। सुमित जी, एक बात बताइए, क्या अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि इन लोगों ने अपने ऊपर ही खुद हमला कराया है, तो क्या आप लोग 2021 में जो हमला हुआ था, उसके बाद जो हमला हुआ था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने खुद बंगाल में अपने ऊपर हमला कराया और टीएमसी पार्टी को बदनाम करने के लिए? आप बताइए पहले। जो आप कहते थे कि सीबीआई के ऊपर हमला हो रहा है, नेताओं के ऊपर हमला हो रहा है, तो आप लोगों ने खुद हमला कराया था दीदी को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए। ये तो चुनावी स्टंट है ये आपका। जब वोट पार्टी टीएमसी वहां पे देखिए हमला करती है, इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, उसमें एक सवाल उन्होंने ये भी उठाया सुमित जी, तापस पाल जी ने एक सवाल ये भी उठाया, अभी आप चर्चा में नहीं थे उस समय बात जो हो रही थी, कि अगर हमला होगा तो फिर ये अंडे से हमला होगा, और क्रिकेट का हेलमेट कहां से आ गया? क्रिकेट का हेलमेट तो जो सुरक्षा गार्ड होता है उसके पास होता है, जो सिक्योरिटी लगी हुई थी, जो चार लोगों की सिक्योरिटी लगी थी उनके पास होता है। उन लोगों को मालूम है कि हाँ, हम लोग अगर ऐसी जगह जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्लान करके ही हमला करा है, भीड़ ने हमला नहीं करा। आप इस चीज को समझिए। अभिषेक बनर्जी के साथ 8 गाड़ियों को काफिला चलता था, एक स्कूटी में और एक क्या नाम है बुलेट में बैठ के ये जा रहे थे। देखो किसको बना रहे हो आप। और कल्याण बनर्जी माथा दिखा रहे थे कि देखो यहाँ से खून निकला खून, वहाँ पे दाग करके एक निशान। तपस भाई मालूम है हमें कि आप यही कहोगे, आप आरोप लगाओगे। एडमिशन कराया गया है, उनका प्रिस्क्रिप्शन है कि बेल्जियम के डॉक्टर ने के निशान नहीं है, इनको अस्पताल में रखने की कोई। आप अनर्गल बयान दे रहे हैं यहाँ पे बेल्जियम का। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ आनंद जी, आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। वहाँ के प्रिस्क्रिप्शन में ये वहाँ के डॉक्टरों ने लिखा है कि इनको कोई सीरियस इंजरीज नहीं है, इनको किसी तरीके की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इनको जो है घर लेके जा सकते हैं। ये वेलव्यू है, मतलब इन्होंने ममता बनर्जी ने आरोप लगाया ना कि अपोलो में इनको जो है डाला नहीं गया। ये देखिए, ये है अपोलो में डाला नहीं गया है, और अपोलो में लिया नहीं तो वेलव्यू में हम इसको डाले हैं। तो वेलव्यू के लोगों ने क्या लिखा है वहां के डॉक्टर ने? देयर इज नो सीरियस फिजिकल साइन ऑफ इंजरीज एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एडमिशन। बताइए, उसमें 3 डॉक्टरों के सिग्नेचर पड़े हुए हैं, किसको बेवकूफ बना रहे? और कल्याण बनर्जी जिस समय उनके सर पे चोट लगी है उस समय वो फोन पे थे। जिसके सर पे चोट लगेगी वो फोन पे बतियाएगा, जिसके सर पे खून निकलेगा वो फोन पे बतियाएगा, इंटरव्यू देगा। सर पे चोट लगा तो चोट ठीक करेगा कि बतियाएगा? इसका मतलब मरणोपरांत पे छोड़ रहे हैं आप लोग। खून कहाँ है? खून दिखाइए आप। वो जो नहीं बात करेगा वो खून चाहिए आपको। अच्छा, कोई बात नहीं, खून तो आप लोगों के संस्कार में ही, जब तक खून नहीं बहेगा तब तक कोई काम नहीं माना जाएगा। नहीं जानने वाली ये बात है। और कल्याण बनर्जी ने आप लोगों का रोजाना नाता है। 1-on-1 इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते से देख लीजिएगा टीएमसी चलना शुरू हो जाएगा। ये धमकी दिया था उन्होंने उस रिपोर्टर को, और कहा कि भवानीपुर में उनका जो ऑफिस है वहां पे बैठा के, उधर टीवी चैनल का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, रिपोर्टर में बैठे हुए हैं, कोई धमकी दे रहा है और आप चुपचाप बैठ कर टीवी पे
बोल रहे हैं कि धमकी दे दी। अरे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मतलब केंद्र में सत्ता में हो लेकिन जो दोष है कांग्रेस का, बंगाल में सत्ता में हो लेकिन दोष है टीएमसी का। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है नीरज जी जो दूसरा पहलू है, एक तो ये पहलू, दूसरा पहलू कि क्या टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्यों विधायकों की बैठक बुलाई जा रही है, विधायक उसमें आ नहीं रहे हैं? 3 बैठकें हुई, 6 मई को जो बैठक हुई उसमें 10 विधायक नहीं आए, 19 मई को जो बैठक हुई उसमें 35 विधायक नहीं आए, 31 मई को जो बैठक हुई उसमें 80 में से 60 विधायक नहीं आए। ये सब क्या चल रहा है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं वहां? देखिए, यह चीजें जो है विजय भाई, यह सोचनीय विषय है, क्योंकि जो एक अनुशासित पार्टी हुआ करती थी टीएमसी, कहीं ना कहीं उसमें अनुशासनहीनता नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो यह नया नहीं है। वहां पर नया इसलिए नहीं है कि कोरोना के काल में जब देखा कि देश की जनता अपने आप खुद को बचाने में लगी हुई थी, तो उस समय हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी एक चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश खरीदने में लगे हुए थे, यह भी देखा गया है। और 2014 में आपने देखा था, 2014 में आपने देखा था कि जो नारा चला था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, वही कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। तो यह नया नहीं है, वहां पर कांग्रेस ये आप मान रहे हैं, ठीक है नीरज जी तो ये बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो अलग। क्या तो एक मिनट सर, एक मिनट सर, सत्य है। हाँ ठीक है, अगर ये सत्य है, किसने खरीदा? ठीक है, एक मिनट, मैं पश्चिम बंगाल के ही संदर्भ में सवाल कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में जो लेफ्ट से या दूसरी पार्टियों से ममता बनर्जी के पास आए, तो क्या वो लोग भी खरीदे जाते रहे हैं? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अन्य प्रदेशों में मेरा जाना इसलिए हो जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन प्रदेशों में भाजपा और उसके घटक दलों की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम उदाहरण देंगे अन्य जगहों पे, जैसे कि दिया गया है उत्तर प्रदेश का। लेकिन उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद देखिए तो सड़कें लहूलुहान है। अभी करंट में जो मामला चला है उसको भी आप देख लीजिए, लेकिन चर्चा में बंगाल की करूंगा। अब आइए, जिस प्रदेश में चुनाव हिंदू मुसलमान और जय श्री राम के नाम पे हुआ हो, वहां पे मुद्दे गौण हो गए हो, अब वहां पे क्या नैतिकता की राजनीति और सिद्धांत की राजनीति होगी? भाजपा को जवाब देना चाहिए। तो वहां पर क्या कभी विकास पर नहीं, पश्चिम बंगाल में क्या विकास पर कभी चुनाव हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है। कहाँ हुआ? विकास के नाम पर अगर चुनाव हुआ तो विकास की बात जब होती थी तब उसके बारे में उन लोगों के पास कोई तर्क नहीं होता था। मैं बता रहा हूँ, तर्क दे रहा हूँ आपको। भाजपा टीएमसी वाले तो तर्क नहीं दे पा रहे थे। सुन लीजिए, नहीं सुनिए, मैं दे रहा हूँ मैं आपको। जब से मोदी जी की सरकार है उसके बाद से इनके द्वारा लागू योजनाओं को अगर आप गिनाना शुरू करें, आप ही गिनाइए, तो मैं बता दूंगा आपको कि बंगाल का नकल है जो 2011-12 से चल रही है। स्वास्थ्य साथी आयुष्मान लेके आ गए, कृषक बंधु किसान सम्मान लेके आ गए, देखा आपने। फिर आपने देखा कि कन्या लेकर आ गए, कन्याश्री का है। तो वहां की जितनी योजनाएं थी वो सभी योजनाएं चलती थी पूरे बंगाल के लोगों के लिए। तो तपस जगह भी उसमें लेते होंगे, अगर भैया बंगाल से आ जाएंगे तो नहीं आएंगे, नहीं लेंगे। लेकिन देश के अंदर शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट थी कि 15-16 में 14.5 करोड़ किसान है। सम्मान निधि दिया गया था, पहली बार खूब ढोल मजीरा बजा के 60,000 करोड़ औसतन देखा जाए 10 करोड़ किसानों को दिया गया। दूसरी बार 48,000। अच्छा, ये बताइए कोई पार्टी छोड़ता है तो वो दूसरे पर क्यों आरोप लगाया जाता है? आपका कहां गया? आपने अपने लोगों को, आप ऐसे ही लोगों को टिकट दे रही हैं या नेता बना रही हैं कि वो कुछ पैसे आप दे दें तो वो बिक जाए? गजब हाल है। नहीं, ये भी तो बताइए ना। नहीं बता रहा हूँ। अब भी मतलब आपके दिमाग में यही घुसा है कि ममता बनर्जी से हम पूछे, अरे सत्ता में आई है भाजपा। अरे भाई, ममता बनर्जी से क्यों नहीं पूछा जाएगा नीरज जी? ममता बनर्जी से क्यों नहीं पूछा जाएगा? उनकी पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग उनकी बैठक में नहीं आ रहे हैं, तो उनसे नहीं पूछा जाएगा क्या? नहीं, आप मोदी जी से पूछिए कि घुसपैठिया कब जाएंगे। ममता बाद में पूछा जाता है। हाँ, आप पूछ रहे हैं ना। ये देखिए, यही नीरज राय जी जिस बेबाकी के साथ सत्ता से आप सवाल करते हैं, उसी बेबाकी के साथ कभी
ममता बनर्जी से सवाल नहीं किया गया। आप नहीं कर रहे ना, मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि उनकी पार्टी में जो चल रहा है, अरे उनकी पार्टी में जो चल रहा है आप उनसे नहीं पूछेंगे। आपके घर में नीरज जी आपके घर में अगर कुछ हो रहा है तो जिम्मेदारी आपकी है ना, आपसे हम पूछेंगे ना कि पड़ोस वाले से पूछेंगे आप ये बताइए कि आपके घर में अगर कुछ होता है तो आप पड़ोस से पूछते हैं या पहले अपने घर के लोगों से पूछते हैं? शुभेंदु अधिकारी का घर हो गया, शुभेंदु अधिकारी क्या बात, आप टीएमसी शुभेंदु अधिकारी की पार्टी नहीं है ना अब नहीं है ना? हेमंत जी बंगाल की सरकार से पूछिए कि घुसपैठिया कब जाएंगे। अरे बंगाल से पूछिए घुसपैठिया जा रहे हैं। रही बात ममता बनर्जी की, वो कौन लोग हैं जो बॉर्डर छोड़कर जा रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो बॉर्डर छोड़कर जा रहे हैं? कितना गए आप ही बताइए हमको। अरे वो देंगे, वो रिपोर्ट देंगे ना। अरे भाई रिपोर्ट देंगे ना। बिल्कुल नहीं, 2014 अब आप मानेंगे ही नहीं तो आप कैसे? कोई भी चीज तो कभी थोड़ा तो, 2014 से 2026 तक में कितना घुसपैठिया बाहर गए? अरे घुसपैठिया आप इसके पहले आपने कभी पूछा नहीं घुसपैठियों के को लेकर? इससे पहले आपने पूछा नहीं घुसपैठिए हैं या नहीं? नहीं नीरज जी 1 मिनट, 4 से 14 का नहीं नीरज जी 5000 समथिंग घुसपैठियों को डिटेन किया गया है। निर्वासित कितने हैं बताइए? 19,65,000 जो आसाम में एनआरसी के तहत आए थे वो कहाँ डिटेन किए गए? ठीक है, अच्छा तो पूछ लेते हैं, मौका दीजिए, पूछ लेते हैं जरा। हेमंत जी जरा आप बताइए, ये क्या ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर होती जा रही है टीएमसी से? जो पार्टी हारेगी सत्ता में और जब उसके लोग क्राइम में इन्वॉल्व रहे होंगे, तो दूसरी बात है कि राज्य की जो वर्तमान स्थिति है बहुत ही संवेदनशील है। जहां राजनीति का अपराधीकरण हुआ हो और उसी आधार पर चुनाव हारे हो, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन का आरोप लग रहा हो और जहां आज के दिन बॉर्डर में लोग भीड़ लगाए हो, जहां सिचुएशन बॉर्डर नेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी का मामला जुड़ा हो, जिस राज्य के पर कैपिटा इनकम बहुत लोवेस्ट हो, जिस राज्य में इंडस्ट्री खत्म हो, जिस राज्य के 40 लाख युवा जो यंग जनरेशन है माइग्रेट करके दूसरे राज्य में बिजनेस कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो, जिन बेवाओं की गोद उछड़ी हो, वहां पर तो हालात इतने संवेदनशील होंगे कि आज की सरकार में मैं तो इसलिए खिलाफ नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि देखिए किसको कहते हैं लॉ एंड सिचुएशन। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता तो अभिषेक बनर्जी बच नहीं पाते। लॉ एंड सिचुएशन उसको कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया जाता है, उसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मामला कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में जो शुभेंदु अधिकारी के क्यों नहीं आएगा चुनाव आयोग? आ रहे बारी से नीरज जी, बारी से पहले सुन लेते हैं। अरे सुन लेते हैं ना, गलत सही आप बताइएगा अपनी बारी में, पहले बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए। वो आप जब बोल रहे थे तो नहीं बोल रहे थे, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप ही जवाब देंगे। मुझे ऐसे डिबेट नहीं होता। आते हैं आपके पास, आते हैं, आप ही जवाब दीजिएगा नीरज जी। तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात है, तो अगर अभिषेक बनर्जी को कुछ नहीं हुआ, सेफली बचे हैं, कल्याण बनर्जी बचे हुए नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये था हेमंत जी, मेरा सवाल ये था कि बंगाल में पार्टी तोड़ने की कोशिश का जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही है उसमें क्या दम है बीजेपी पर? मैं आ रहा हूँ लाइन पर। मैं ये कहना है मेरा कि जब पार्टी के 3 स्थितियां होती किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, अगर उनका जनाधार कम होता है तो लोग पार्टी छोड़ करके माइग्रेट करते दूसरी तरफ। दूसरी रीजन हो कि जब जनाधार पार्टी के लोगों के खिलाफ हो जाती है तो लोग सेफगार्ड के लिए इधर से उधर स्विच ऑफ करते हैं, मैं दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तीसरा रीजन होता है कि जब उसको विद इन दी लॉ एनवायरमेंट अगर फंसने का चांसेस होता है तो वो क्या करते हैं कि इधर से उधर भागना शुरू करते हैं। ममता बनर्जी की सरकार में मैक्सिमम जो एमएलए हैं जिस पर चार्जेस है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड जो चार्जेस हैं, वो देख रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी के बुलाने पर भी नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर जो चार्जशीट होंगे, क्योंकि देखिए अभी पुलिस की विश्वसनीयता पर भी सवाल है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल है, और अभी जो स्टेट गवर्नमेंट बनी है अभी उसके कार्यशैली पर भी सवाल उठेंगे।
लेकिन ये डिपेंड कब करता है कि आप जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं। मामला तो हाईकोर्ट पर भी उठेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी जो मीटिंग में ममता बनर्जी बुला रही हो नहीं आ रहे, उसके पीछे 3 फैक्टर है। या तो लोगों को डर हो गया, उनकी पार्टी के लोगों को, कि अब हमको कटघरे में खींचा जाएगा, या उनको ये लगा कि अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, और तीसरा ये लगा कि अब उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, तो बेटर है कि हम वहां चले जाए। जैसा कि आरोप लगाता है भाजपा में लोग लगाते हैं कि भाजपा में लोग जाते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, तो इसलिए लोग भाजपा की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी संभावना कब क्रिएट होती है? जब वहां डर का माहौल पार्टी के अंदर, या असंतोष या भय या फिर हस्तक्षेप होने का माहौल पैदा हो। लेकिन एक सिचुएशन ये भी होता है ना हेमंत जी की, भारतीय जनता पार्टी को अगर पश्चिम बंगाल में लंबी पारी खेलनी है तो लेफ्ट और कांग्रेस तो कमजोर हैं ही, ममता बनर्जी और टीएमसी को भी कमजोर करना है। जी एक बार फिर से सवाल करें आप। बीजेपी को अगर पश्चिम बंगाल में लंबी पारी खेलनी है तो उसको टीएमसी और ममता बनर्जी को भी कमजोर करना है। लेफ्ट और कांग्रेस तो पहले से कमजोर है ही, अगर ये कमजोर हो जाएंगी तो उनको अगले चुनाव में और मजबूती मिलेगी। तो इसलिए कुछ उठापटक पार्टी के अंदर बाहर जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो ये सब नहीं हो रहा है। आनंद जी देखिए, जहाँ तक 42 साल का मेरा जो अनुभव है पत्रकारिता क्षेत्र में, उस क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टियां तभी खतरे में पड़ती हैं जब जनहित उसके खिलाफ हो जाता है। भाजपा के आने का कारण ही रहा है जनहित। जैसे आजादी के समय देश को आजाद हुआ तो सिर्फ कांग्रेस नहीं रही, कई पार्टियां रही, और वो मुद्दा क्या था? देश की आजादी लोगों के जन भावना से। तो देश की जब जन भावना उमड़ पड़ी तो अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। जन भावना के खिलाफ तो मुगल भी लोगों को, सनातनी को नहीं मिटा सके। अब यहाँ भाई ये वर्तमान की बात, तो भाजपा ने जन भावना को लेकर कोई चुनाव लड़ा है। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल राइवलरी होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम और आप एक सेकुलर पॉइंट पर आकर सोचें कि आखिर भाजपा जीती क्यों? कई कारण थे। जनभावना, पब्लिक के ऊपर अगर आप लीड कर रहे हैं जबरदस्त, और पब्लिक को डरा करके आप सत्ता का उपयोग सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करने लगे तो पब्लिक आपके खिलाफ हो जाएगी। दूसरी बात, जहां राष्ट्र की बात आती है तो जात कोई भी हो, जाति कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लोग देखते हैं कि ये सरकार देश के खिलाफ अगर कोई काम कर रही है तो वहां जनभावना आपके विरुद्ध हो जाएगी। तीसरी बात है, लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, और 3 मूलभूत सुविधाओं को यदि आप मुहैया नहीं कराते हैं तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। और चौथा क्या चाहिए? जीने दो, जियो, जीने दो, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, गवर्नमेंट की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो जहां भय व्याप्त हो, ममता जी की सरकार में जो भय थी उसी ने लोगों को ना इनके खिलाफ किया। आप आरोप लगा दीजिए कि भाई ईवीएम खराब था, वही तो जो भय कांग्रेस में के दौरान थी वो भय ट्रांसफर हो गया, लेफ्ट के दौर में वो भय ट्रांसफर हो गया ममता बनर्जी के दौर में, और वही भय क्या बीजेपी के दौर में भी ट्रांसफर हो रहा है? मैं आनंद जी जो देख रहा हूं मैं, वर्तमान में भाजपा किसी पार्टी को नहीं तोड़, वो खुद चले आएंगे लोग, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो कहते हैं ना उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी होगी और इतने राज्य, आप इस चीज को पहले मार्क कीजिए, पूरे भारत में आप किस सेक्टर को देख रहे हैं? साउथ का एक सेक्टर छोटा सा, आपका ईस्ट का छोटा सा सेक्टर, और नॉर्थ में एक सेक्टर, बाकी तो पूरे भाजपा ने ले लिया ना अपने कब्जे में। तो अगर कोई भी पार्टी आज के दिन लीड करी, आपको लगता कि 70 साल आपको लगे थे कांग्रेस को हटाने में, तो क्या भाजपा को 2-4-5 साल में हटा दिया जाएगा? कदापि नहीं। तो लोग अपने अवसरवादी जो लोग हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस है, वो तो हमेशा इधर से उधर स्विच करेंगे। ममता जी के पास या बीजेपी के पास या वाम दल के पास या कांग्रेस के पास वही कैडर टिके हुए हैं जो उनके विचारधारा से जुड़े हैं। जो विचारधारा से नहीं, अवसर से जुड़े थे, वो कभी भी नहीं टिके। और भाजपा का जहां तक मैं देख रहा हूं, इनकी एक विचारधारा अलग है संघ के द्वारा, और वो राष्ट्र प्रेम के साथ जुड़ा हुआ, वो कभी भी इधर से उधर हिलेंगे नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी से बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं। वहां भी जो अवसरवादी लोग वही दूसरी पार्टी में जाते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों की स्थिति यह है कि वो अवसर के हिसाब से चलते हैं। अब इसका जवाब जरा तापस जी दीजिए कि
वहाँ जो अंदर खाने हो रहा है जिसकी बात आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कमज़ोर हो रही है, उनकी पार्टी कमज़ोर हो रही है, भगदड़ मची हुई है उनकी पार्टी के अंदर, तो भगदड़ जो मची है, जिनके खिलाफ आप लोग चुनाव लड़ते रहे, आंदोलन करते रहे, सड़क पर धरना प्रदर्शन देते रहे, वो वहाँ से जब हटेंगे तो आप ही की तरफ तो आएंगे, रुख करेंगे? नहीं, एक चीज मैं बता दूं, अभी हमारे ऊपर आरोप लगे थे कि हमने कॉपी किया है ममता बनर्जी के जो योजनाएं थे उसको। तो आज एक चीज बता दूं, वहां पे दार्जिलिंग जो है पहाड़ से लेकर समतल तक, यहाँ पे कोलकाता की जो छवि आई है, आज आप देखिए वहां पे सारी की सारी महिलाएं इतनी खुश, और जो छोटे छोटे बच्चे बस पे स्कूल कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने जाते हैं उनकी यात्राएं फ्री कर दी गई। तो पहाड़ से लेके समतल तक नारी शक्ति की जो आवाज और उसकी जो जय जयकार हो रही है वो दिख रहे हैं। सारे लोग जीरो, राजस्थान में भी लोग 500 में सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। यहाँ की चर्चा हो रही है, आप राजस्थान और मध्य प्रदेश, बिल्कुल राजस्थान भी आप एक ही सरकार है, दिल्ली में भी आप एक ही सरकार है, मध्य प्रदेश में आप एक ही सरकार है, और हेमंत भाई ने कह ही दिया है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ज्यादातर जगहों पे आप ही की सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है। तो सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। और कुछ है, और कुछ और आह्वान? जितना पूछा उतना ही बता दीजिए, और कुछ क्या पूछा है आपसे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये जो नारी शक्ति की जो इमेज है, और वहां पे जो फ्री में यात्राएं हो रही हैं, और बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सारी महिलाएं जो हैं शुभेंदु अधिकारी को आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये तो कभी हुआ ही नहीं। 15 साल में वो खुद मुख्यमंत्री थी, वो फ्री कर सकती थी महिलाओं के लिए, कभी नहीं किया उन्होंने। दूसरी चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो आर्यकर में जो रेप के जो केसेस हुए थे और उसपे जो छानबीन हुआ था, उसके बाद केसेस को बंद कर दिया गया था। हमने आके सारे केसेस खुलवा दिए, तो दोबारा फिर से जांच, शुभेंदु अधिकारी वाला कब खोल रहे हैं? दोबारा जांच, शुभेंदु अधिकारी की केस कब खुल रही है? एक मिनट, आते हैं नीरज जी बीच में नहीं, बात पूरी हो जाए फिर आते हैं आपके पास, आप ही के पास आएंगे। अब तीसरी चीज बता दूं मैं, देखिए अभिषेक बनर्जी पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो सीआईडी तक जांच मामला जो है जांच के लिए क्यों पहुंचा? अगर सच आपके साथ है तो जांच से क्यों डर रहे हैं आप? और जब वहां के एमएलए ने ये शिकायत की है तो पार्टी के अंदर सबसे पहले जांच करानी चाहिए थी। इन्होंने क्या किया? उठा के उसको निष्कासन कर दिया। सवाल पूछना निष्कासन थोड़ी ना होता है। सिटिंग एमएलए हैं, आप हार चुके हैं, फिर भी जो है आप इस तरीके की हरकत। अच्छा, वहां से जो लोग हटेंगे, निकलेंगे, वो आपके यहाँ आएंगे, आप शामिल कर लेंगे? देखिए, अभी हमारे यहाँ पार्टी ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्रीज है। कोई भी कहीं से भी आएगा, अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, कोई पार्टी में किसी को नहीं लिया जाएगा। अगले जो निकाय इलेक्शन होना है, पंचायत का इलेक्शन होना है, तब तक we are not going to entertain any of the leader who is going to come and join BJP. It is completely stopped. और ये मैं यहाँ पे आज टीवी चैनल से बोल रहा हूँ, ये हमारे वहाँ के जो है प्रेसिडेंट से लेकर सारे लोग बोल चुके हैं। हम जो है ये कचरा पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम इनको लेने वालों में से नहीं। इनको, ये वो लोग हैं जिनको कि वेस्ट बंगाल की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्टेड माल जो है वो जहां जाना हो जाएगा। हमारे साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। हमने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, हमने अपने कार्यकर्ताओं के खुद जो है जान जोखिम में डाल के ये लड़ाई लड़ी है। हमने अपना संघर्ष किया, हमारे विधायक अपने हैं। आज सारे मंत्रिमंडल ने वहां पे शपथ ग्रहण लिया है। हर एज ग्रुप के वहां लोग मिलेंगे, जहां पे हर एक वर्ग के लोगों को जो है सेटिस्फाई किया गया है और वहां पे शपथ ग्रहण किया गया। आप शपथ ग्रहण में देखिए, कोई भी इस तरीके का चेहरा आपको नहीं दिखेगा। ये शुद्ध बीजेपी गवर्नमेंट है जो कि बीजेपी के द्वारा लीड किया हुआ, और पिछले 5 सालों में हमने संघर्ष किया। एक चीज और बता दूं, जो लोग बार बार ये कहते हैं शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए, तो टीएमसी से आते ही हमने जो है उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बना दिया। वहां से आने के बाद 77 विधायक थे, हमने उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा, हमने उनको सामने किया, वहां की जनता ने वोट दिया और शुभेंदु अधिकारी को सिलेक्ट किया। और जब जनता ने मोहर लगा दिया उनके ऊपर, तो क्या दिक्कत है उनको चीफ मिनिस्टरशिप रहने में और उसका शपथ लेने में और उस पोजीशन को निर्वाह करने में? तो इसका मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल की जनता हमारे साथ है और हम उसी तरीके से चलेंगे। ये जो धरना, और देखिए बाहर धरना लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, अंदर जो है ये लोकतंत्र खाने की बात कर रही हैं। इनके अंदर
लेकिन अंदर खाने को पार्टी 2 तारीख को ममता बनर्जी और उनकी पार्टी सड़क पर उतर रही है आप लोगों की सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर की का जो सिचुएशन है या दूसरी जो परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? देखिए, कल्याण बनर्जी को मारा गया है, वो खुद कह रहे खून बह रहा है, खून कहीं है ही नहीं, कहीं दाग नहीं है। वेलव्यू में लेके गए हैं इनको, अभिषेक बनर्जी को कह रहे हैं कि पूरे बॉडी में दाग है, कहीं पे वो दाग नहीं है, वो कह रहे हैं यहाँ पे एडमिट रहने की भी जरूरत नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर तो डॉक्टर खुद प्रमाणित कर दे रहे हैं, आपके कैमरे के सामने सारी चीजें हो रही है। और ये जिस तरीके की मिमिक्री करते थे, ये उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की है इन्होंने, जो है उसमें पार्लियामेंट में रहते हुए वहां के जो स्पीकर है उनके साथ मिमिक्री कर रहे थे, यहाँ पे आके ये फिर रोड पे मिमिक्री कर रहे हैं। तो ये तो अपने जो जिम्मेदार पद है उसका खुद माखौल उड़ा रहे हैं, तो उसके लिए हम थोड़ी ना जिम्मेदार है। वो अपनी मिमिक्री करते रहे, जनता ने उनको जवाब दे दिया। नीरज जी, प्रोवोक तो टीएमसी की तरफ से भी किया जाता रहा है ना चुनाव के दौरान, जिस तरह की भाषा का उपयोग अभिषेक बनर्जी कर रहे थे कि 4 तारीख के बाद हम देख लेंगे, आ जाए सड़क पर, ये तो वो सारी चीजें तो होती है ना, उसको भी तो मानते हैं कि वो गलत है विजय भाई। हाँ, विजय भाई, और क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए विजय भाई, भाषाई मर्यादा को निचले स्तर तक ले जाने का काम अगर देश में किसी ने किया है तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। रही बात मिमिक्री की, और मिमिक्री भी उनसे बड़ा कोई मिमिक्रीबाज भी नहीं है देश अच्छा, के तो ये क्या सही था? नहीं, देखिए, आप अभिषेक बनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये जरा बताइए वो सही था क्या? नहीं, मतलब जब मोदी जी की बात नहीं, अरे जिसकी बात पहले हो तब, अब यही है ना कि देखिए हम बात कर रहे हैं ना पहले जिस, नहीं नीरज जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कहीं और देखिए। आपका टारगेट आप नहीं आप जिसके बारे में आप बोलिए, आप नहीं नीरज जी जवाब पहले दीजिए ना, उसके बाद आप दिखाइए, पहले ही आप दूसरी बात कर रहे हैं। आपकी बात, आपने जो बात कही, अपनी बातों को मेरे मुंह में रख के बुलवाना चाहते हैं। नहीं, मैं अपनी बात को नहीं रख रहा हूं, आप अपनी बात को इस मंच के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपका जो अपना है वो यहाँ के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सवाल है पश्चिम बंगाल के संदर्भ, सुनिए नीरज जी, एक मिनट सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, नीरज जी, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी की बात हो रही है। अभिषेक बनर्जी ने जो बातें कही थी उसको क्या आप डिफेंड करते हैं? हाँ या ना कह के फिर आगे बढ़िए। बात तो मैं बोल रहा हूं तो आप सुन ही नहीं रहे। आप हाँ या ना में कह के आगे बढ़िए। अरे हाँ ना कैसे मैं कह दूं आपकी बातों को? लीजिए दूसरे पर आप तुरंत, मोदी जी का सही कैसे? अभिषेक बनर्जी ने गलत किया तो मोदी जी का सही कैसे? अरे बात तो अभिषेक की हो रही है ना, आप मोदी पर चले जा रहे, यही तो बात है। टीएमसी की बात होती है तो कहीं और चले जाते हैं। खैर बोलिए, आप बोल लीजिए, आपको जितना डिफेंड करना है डिफेंड कर लीजिए। अगर प्रधानमंत्री भाषाई गरिमा गिराएगा, प्रधानमंत्री के पास भाषाई दरिद्रता आएगी तो कोई भी देश का क्या बात आप कर रहे हैं? किसी मुख्यमंत्री को हत्यारा दरिंदा कोई कह दे तब वो भाषाई मर्यादा होती है क्या? अरे सुनिए, अरे नीरज राय जी एक तरफा बढ़ रहे हैं आप। नीरज राय जी एक तरफा बढ़ रहे हैं आप। प्रधानमंत्री के ऊपर जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो भाषाई मर्यादा आती थी या नहीं? वही चीज है ना। आप यही सबसे बड़ी दिक्कत आज हो गई है। यही सबसे बड़ी दिक्कत आज ये हो गई है कि बीजेपी के विरोध में अगर जो लोग बोलते हैं वो सवालों का जवाब नहीं देते, सवालों का जवाब देने से बचते हैं। बीजेपी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं वो सवालों का जवाब देने से बचते हैं और यही देखने को मिल रहा है। सवाल यही है कि क्या भाषाई मर्यादा अगर अभिषेक बनर्जी ने तोड़ी थी या नहीं, इसका जवाब आप नीरज जी नहीं दे रहे हैं। मोदी जी मतलब फिर वही बात आपसे हम पूछ रहे हैं इंग्लिश में कितना मार्क्स है तो आप मैथ्स का बता रहे हैं कि 70 आया है।
क्या बात आप कर रहे हैं? सवाल को आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, नहीं नहीं नहीं, सवाल को डाइवर्ट मत कीजिए नीरज जी, नीरज जी सवाल को डाइवर्ट मत कीजिए। जवाब आप नहीं दे रहे हैं। देखिए बात कहां हो रही है, आप बात कर रहे हैं आम की बात हो रही है, इमली पर चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में इतना ही, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो सवाल हो उन सवालों का जवाब दीजिए। उन सवालों का जवाब मिलेगा तभी चर्चा आगे बढ़ेगी और फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आरोप का जवाब आरोप नहीं होता। शुक्रिया तापस पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हेमंत गुप्ता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज राय जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ समय के लिए सुमित मेहरोत्रा भी हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी के जुड़े थे, लेकिन कुछ ऑडियो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से पूरी चर्चा में वो नहीं जुड़ पाए। आज के इस हमारे मुद्दे की बात में बंगाल और सियासत और संग्राम में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।